गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 15 जुलाई 2024। 15 जुलाई की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 16वें वित्त आयोग की 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद के संयोजक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूनम गुप्ता हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 16वें वित्त आयोग ने अपने विचारणीय विषयों और संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक पूनम गुप्ता इस परिषद की संयोजक हैं। सदस्यों में अर्थशास्त्री डी.के. श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल बाजोरिया शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कौन कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कर सकते हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कोई भी पत्नी जो बालिग या नाबालिग है और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, वह धारा 125(1)(a) के तहत भरण पोषण की हकदार है। इस धारा के अंतर्गत पत्नी शब्द में अविवाहित तलाकशुदा पत्नी भी शामिल हैं। मामला शाह बानो बेगम मामला। एक तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं थी और इससे महिलाओं, विशेषकर मुस्लिम समुदायों में बहुत अन्याय होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7% रहेगी। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7% की दर से बढ़ेगी और आने वाले कई वर्षों तक इसी दर से वृद्धि की उम्मीद है। महामारी के बाद निजी खपत में सुधार हो रहा है। हालांकि संकट के दौरान बचत में कमी के कारण पहले इसमें गिरावट आई थी। अमेरिकी ब्याज दरों में कमी के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ सकता है, जिससे भारत जैसे उभरते बाजार और अधिक आकर्षक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 संगठनों ने एआई एकीकरण के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए बहुवर्षीय साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीएनपी परिबास और मिस्ट्रल एआई ने किए। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बीएनपी पारिबा ने सभी व्यावसायिक लाइनों में एआई वाणिज्यिक मॉडल को लागू करने के लिए $6 बिलियन मूल्य की स्टार्टअप कंपनी मिस्ट्रल एआई के साथ एक बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता बीएनपी पारिबा को वर्तमान और भविष्य के मिस्ट्रल एआई मॉडल तक पहुंच प्रदान करता है, जो विभिन्न व्यावसायिक उपयोग मामलों के लिए बड़े भाषा मॉडल पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में सैन्य गतिशीलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की ने नहीं किए। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस ने नाटो के पूर्वी भाग में सैनिकों और हथियारों की त्वरित आवाजाही के लिए सैन्य गतिशीलता गलियारा बनाने हेतु 11 जुलाई को एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। रूस द्वारा 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद इस पहल की आवश्यकता बढ़ गई है, जिससे त्वरित सुदृढ़ीकरण क्षमताओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। नाटो ने यूरोप भर में प्रभावी सैन्य आवागमन में नौकरशाही बाधाओं को बाधा के रूप में पहचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल ने एनएचएम वेतन और आशा प्रोत्साहन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 55 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केरल की वामपंथी सरकार ने एनएचएम और आशा कार्यकर्ताओं के लिए 55 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें एनएचएम कर्मचारियों के वेतन के लिए 45 करोड़ रुपए और आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन के लिए 10 करोड़ रुपए शामिल हैं। यह निधि केंद्र
केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का समर्थन करती है। एनएचएम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60 से 40 के अनुपात में विभाजित निधि के साथ काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नए ऑर्बिटल स्टेशन के लिए 2033 तक की पूर्णता योजना को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस ने दी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इसका राइट आंसर है सी, रूस। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रूस ने 2033 तक एक रूसी ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण के लिए अनुसूची को मंजूरी दे दी है। इस अनुसूची में अंतरिक्ष मॉड्यूल के डिजाइन और निर्माण, नई पीढ़ी के मानवयुक्त अंतरिक्ष यान के उड़ान परीक्षण, प्रक्षेपण वाहनों और पृथ्वी पर अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का निर्माण और परियोजना का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक संस्थानों के कार्य की समय सारणी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आदेश के अनुसार सरकार ने किन सामग्रियों के लिए ISI मार्क अनिवार्य कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए ISI मार्क अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया गया। इस आदेश का उद्देश्य रसोई की सुरक्षा, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाना है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार इस आदेश का पालन न करना दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के जोहोर में एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब किसने हासिल किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभय सिंह ने हासिल किए। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभय सिंह ने मलेशिया के जोहोर में एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते। पुरुष युगल में अभय और वेलावन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के ओंग साई हंग और सियाफिक कमाल को 11-4, 11-5 से हराया। मिश्रित युगल में अभय और जोशना चिनप्पा ने हांगकांग के टोंग तस्विंग और टेंग मिंग होंग को 11-8, 10-11, 11-5 से हराकर खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर ने दी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सिंगापुर ने मानव उपभोग के लिए झींगुर, टिड्डे और टिड्डे जैसे कीटों की 16 प्रजातियों को मंजूरी दी है। आयातित या पाले गए कीटों को SFA दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे खाद्य सुरक्षा नियंत्रण वाले विनियमित प्रतिष्ठानों से आते हैं। पहले से पैक किए गए कीट खाद्य पदार्थों को ठीक से लेबल किया जाना चाहिए और सभी कीट उत्पादों को SFA मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा परीक्षण से गुजरना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, यह किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये उड़ीसा राज्य में है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उड़ीसा के 4 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा कर रही हैं। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ब्राह्मी लिपि में खुदी हुई हैं। शिलालेख जैनणुमकार मंत्र से शुरू होता है और उड़ीसा के प्राचीन नाम कलिंग के एक महान राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कितनी कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 समितियों का पुनर्गठन किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया है, जिनमें से 6 का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। शेष 2 में से एक की अध्यक्षता गृह मंत्री तथा दूसरे की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करेंगे। नौकरशाहों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार मंत्रिमंडल की सबसे शक्तिशाली नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए किन 2 देशों ने रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान और फिलीपींस ने किए हैं। जापान और फिलीपींस ने किए हैं। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए जापानी सेना को फिलीपींस में तैनात करने की अनुमति देता है। इस समझौते पर फिलीपीन के रक्षा सचिव गिलबर्टो टेओडोरो और जापानी विदेश मंत्री यूको कामिकावा ने हस्ताक्षर किए। यह एशिया में जापान का पहला रक्षा समझौता है। इससे पहले जापान ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ भी इसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 जुलाई को मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य हैं, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। मलाला दिवस जो प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है, पाकिस्तानी कार्यकर्ता और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के जन्मदिन को स्मरण करता है। यह दिन लड़कियों की शिक्षा के लिए उनके साहसिक संघर्ष को सम्मानित करता है और बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करता है। मलाला पर हत्या के प्रयास के ठीक 9 महीने बाद 12 जुलाई 2013 को पहली बार विश्व मलाला दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, उस चीनी रॉकेट का नाम क्या है जो प्रक्षेपण के तुरंत बाद विफल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 मौसम उपग्रह नष्ट हो गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपरबोला फर्स्ट नाम है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाइपरबोला फर्स्ट चीनी स्टार्टअप आई स्पेस द्वारा निर्मित 24 मीटर ऊंचा ठोस ईंधन रॉकेट है। रॉकेट चीन के गोबी रेगिस्तान स्थित चिउक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यद्यपि रॉकेट का पहला, दूसरा और तीसरा चरण सामान्य रूप से उड़ान भर गया, लेकिन चौथे चरण में विसंगति आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप मिशन विफल हो गया। इस मिशन का उद्देश्य वैश्विक मौसम पूर्वानुमान और भूकंप की भविष्यवाणी के लिए 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।